हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं साक्षी मैम, स्टडी पॉइंट लालगंज बाय महेंद्र सर के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और आज का टॉपिक है हम लोगों का रिस्पायरेशन, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन टू टाइप्स के थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद रिस्पिरेशन आता है। तो आइए जानते हैं कि ये रिस्पिरेशन की कहानी क्या होती है। रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन टू रिस्पिरेशन की कहानी क्या है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे इसके बारे में हमको जानना है, ये सब हम आपको बताते हैं। तो मेरा सेकंड टॉपिक है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, फूड डाइजेशन। जब फूड का डाइजेशन होता है तो इसमें स्टार्च होता है जिसका डाइजेशन होता है। पहले तो स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और स्टार्च का डाइजेशन 60% हमारे मुख में ही हो जाता है। और 60% जब स्टार्च का डाइजेशन मुख में हो जाता है तो अब कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज में होता है और वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जब ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तब वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ब्रेक एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी को प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद जानते हैं कि अब रिस्पायरेशन क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस और ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन का, न्यूट्रिएंट के ब्रेक डाउन का जो फॉर्मेशन होता है, यही जब एनर्जी को फॉर्मेशन करता है, यही प्रोसेस जो होता है रिस्पायरेशन कहलाता है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं रिस्पायरेशन के, हम ये जानते हैं। तो इसके पहले इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकेंड होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है? जैसे एरोबिक होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन को इसको रिक्वायर होती है तो एनर्जी को यूज करता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जब ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती है तो ये एनर्जी को यूज नहीं करता है। अब ऑक्सीजन की रिक्वायर किसको नहीं होती है? वैसे तो जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। तो ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसमें किसको ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती है। तो जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं या ईस्ट हो जाते हैं, उन सभी में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि रिस्पायरेशन कैसे होता है और रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम ये मैंने आपको जैसे बताया इसमें कि कितने टाइप्स हैं और कैसे इसमें कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। अब इसका अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं। तो अभी आपने प्रोसेस देखा एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। अब उसके बाद टॉपिक आता है कि प्लांट को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। प्लांट, अब जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट पाया जाता है जिससे वो सांस आसानी से ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। बट प्लांट के अंदर तो ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है कि जिससे वो ब्रीथ कर सके। ना तो उनके पास ऐसी लंबी सी नाक होती है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होती है, एनिमल्स के पास होती है। तो फिर जो प्लांट होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं? तो हाउ डू प्लांट्स एक्वायर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की आवश्यकता प्लांट को क्यों होती है? तो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या फिर ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता तो उसे होगी। तो ऑक्सीजन प्लांट्स कैसे लेते हैं? तो जो लीव्स होती है प्लांट की, उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्स बने होते हैं। ये पोर्स
ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये पोर होता है जिसको स्टोमाटा बोला जाता है, और इसके बगल में 2 गार्ड सेल होते हैं। इसके पहले मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने पहले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें मैंने कैसे बताया कि पोर्स क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी मैं केवल उसका आउटर स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ कि इसमें ये जो पोर होता है इसको स्टोमाटा बोलते हैं, और स्टोमाटा से ही लीफ यानी जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन प्लांट कब लेते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो लेते कब है वो, क्योंकि जब अगर हम लोगों को प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जनरली हम लोगों ने यही पढ़ा है, लेकिन उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब वो ऑक्सीजन कब लेते हैं, तो जैसे आप लोगों को घर में पहले आपके दादी दादा ने या नानी नाना ने किसी ने कहानी सुनाई हो कि हमें रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं भूत आ जाएंगे, तो ये भूत की कहानी पूरा यहाँ पे है कि कैसे भूत आते हैं। तो जब प्लांट जो होते हैं वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट तो दिन में हमें ऑक्सीजन देते हैं लेकिन वो रात को खुद ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट। जब रात को प्लांट खुद ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अगर हम उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा ही सफोकेशन होता है, और उस सफोकेशन होने की वजह से हमको लगता है कि बस कोई आके पकड़ लिया है और भूत आ गया, ऐसा लगता है। तो वो भूत कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि जो प्लांट होते हैं वो हमसे ऑक्सीजन लेते हैं उस टाइम पे और हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमको बहुत तेजी से सफोकेशन होती है और लगता है कि बस कोई भूत ही आ गया है। तो वो भूत कुछ नहीं होता, वो बचपन की सब कहानियां होती थी। तो जो प्लांट होता है वो रात में ऑक्सीजन लेता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और दिन में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है। फिर होता है कि एनिमल में रिस्पिरेशन कैसे होता है। अब ये जो रिस्पिरेशन होता है वो एनिमल में कैसे होता है, क्योंकि प्लांट का तो मैंने देख लिया कि प्लांट में रिस्पिरेशन कैसे होते हैं, लेकिन अब एनिमल में जानना है। तो ये जो एनिमल में रिस्पिरेशन होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो होता है रिस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब हो कि जो एनिमल जमीन पर रहते हैं, जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, तो वो तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और जब एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है तो वो तो आसानी से ले लेंगे ऑक्सीजन। बट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, तो रिस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल में जो रिस्पिरेशन होता है वो वाटर में जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो वो उससे अपना रिस्पिरेशन करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। वो एनिमल जो पानी में पाए जाते हैं वो, ये जो मैंने यहाँ पे डीओ लिखा है, डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे ये अपना पूरा ब्रीदिंग करते हैं। तो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है एक्वेटिक एनिमल उनसे अपना ब्रीदिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो अब ये हो जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन पर रहते हैं, जिनमें जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, वो तो एटमॉस्फेयर से आराम से ऑक्सीजन ले सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, यानी वाटर में घुली हुई रहती है ऑक्सीजन, और उससे वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। डिसॉल्व वो ऑक्सीजन से वो अपना ब्रीदिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। और एक्वेटिक एनिमल में जैसे आप जानते हैं कि मछली आ जाता है, उसमें मेंढक आ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी मछली होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया रिस्पिरेशन और फिर मैंने यहाँ पे बताया ब्रीदिंग। तो अब हम जानते हैं कि रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि डिफरेंस कैसे होता है। तो हम बताते हैं आपको कि डिफरेंस क्या होता है रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। तो जो रिस्पिरेशन होता है और ब्रीदिंग होता है, ये इसमें क्या डिफरेंस है। जो रिस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, यानी केमिकल प्रोसेस का मतलब हुआ रासायनिक प्रक्रिया, और जो ब्रीदिंग होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब भौतिक परिवर्तन या भौतिक प्रक्रिया। तो
केमिकल प्रोसेस तो यानी रिस्पिरेशन तो सभी करते हैं, बट जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल रिस्पिरेशन होता है। और ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब हम गैस को अंदर लेते हैं अपने अंदर, मैंने जैसे खूब तेजी से सांस लिया और उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ा, तो वही हो जाता है पूरा ब्रीदिंग। मतलब कि किसी ऑक्सीजन को अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ने का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ब्रीदिंग होता है। यहीं पर पूरी ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है। पर जो रिस्पिरेशन होता है उसका एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, और ये ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग में केवल गैस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने में ही पूरी ब्रीदिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जो ब्रीदिंग होता है वो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, और उस ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो वही पूरा प्रोसेस ब्रीदिंग हो जाता है। बट ब्रीदिंग के मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर पूरा बनाया। इसमें पहला होता है नासल कैविटी। नासल कैविटी यानी नासिका छिद्र, जहां से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो होता है नासल कैविटी। नासल कैविटी से जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन फूड पाइप में जाता है, बट जब सांस लेते हैं तो वो सांस जब लेते हैं यानी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो विंड पाइप में जाता है। नासल कैविटी से होते हुए विंड पाइप में जाता है, और विंड पाइप में जब जाता है तो उसमें ऐसे कार्टिलेज रिंग बनी होती है। ये जो ऐसे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कार्टिलेज रिंग होता है। ये विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कोस्टल मसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए आसानी से इसकी हेल्प करते हैं। तो जो कोस्टल मसल है ये कार्टिलेज रिंग की हेल्प करते हैं वायु को अंदर जाने में। और ये कार्टिलेज रिंग जो है ये विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है कि ये विंड पाइप जो है इसको कार्टिलेज रिंग को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद ये ऐसे हमारे बने होते हैं लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा। और फेफड़े में कैसे वायु जाती है और कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो पहले ऐसे दो फेफड़े पाए जाते हैं, जिसमें ये जो ऐसे बटा होता है इसको ब्रोंकाई कहा जाता है, और इसमें जो ऐसे इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली होती है यानी जो इसकी शाखाएं निकली होती है इसको ब्रैंकियोल बोला जाता है। और जो इसमें आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं इस फिगर में भी इस साइड में भी, तो इसको बोला जाता है एल्वियोली। एल्वियोली का मतलब होता है कि चेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, यानी चेंज करने का मतलब कि जैसे हम ऑक्सीजन लिए और उसके बाद वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ। सर्कुलेट कैसे होगा, वो ब्लड के माध्यम से होगा, और जब ब्लड के माध्यम से पूरा सर्कुलेट हुआ तो जो ऑक्सीजन यूज का था उसने यूज किया, और जो अनयूज्ड था उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल दिए। तो वही होता है एल्वियोली, ये काम करता है चेंज ऑफ गैसेस का। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है ये एल्वियोली होता है। एल्वियोली जो होता है वही गैसेस को चेंज करता है। और इसके नीचे पाया जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ही होता है जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया करता है। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, तो ये हो गया ब्रोंकाई, ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद इसमें जो ऐसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं वो ब्रैंकियोल होते हैं, और जो ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो एल्वियोली होते हैं। एल्वियोली जो होता है वो गैसेस को चेंज करता है। फिर होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि हम वायु को अपने अंदर कैसे लेते हैं, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि हम वायु को अपने बॉडी से यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं। तो इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन पहले डायफ्राम में आती है और हमारे चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर देती है यानी फैला देती है, और ऐसे एकदम चेस्ट कैविटी पूरा एकदम फूल जाता है ऐसे। और जब डायफ्राम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है ये, यानी कि जो चेस्ट कैविटी होती है वो कंप्रेस हो जाती है यानी पिचक जाती है। तो जब इनहेलेशन होता है यानी जब हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं तब डायफ्राम एक्सपेंड हो जाता है, बट जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें डायफ्राम कंप्रेस हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है और
चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो जाती है, यानी कि चेस्ट कैविटी जो होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर जाती है। तो ये पूरा रिस्पिरेशन का सिस्टम होता है कि रिस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, और उसके पहले मैंने बताया कि एक्वेटिक एनिमल में, टेरेस्ट्रियल एनिमल में कैसे होता है, उसके पहले प्लांट में कैसे रिस्पिरेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है रिस्पिरेशन का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।